तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में से मनी और बैंकिंग के फोर्थ पार्ट के बारे में। मनी और बैंकिंग, जैसे कि आपको पता है कि ये दो सेपरेट यूनिट्स हैं जिसमें मनी और बैंकिंग दो कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो मनी के रिगार्डिंग हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर उन चैप्टर्स में से, उन टॉपिक्स में से आपको कोई प्रॉब्लम है तो सभी टॉपिक्स की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम अपना बैंकिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिकली कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस, उसके क्रेडिट क्रिएशन के सिस्टम और क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट करने वाले डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड न्यूमेरिकल एग्जांपल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स की। व्हाट इज कमर्शियल बैंक? अब देखो, सिंपल है। आप एक सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी में आप अपना पैसा अपने पास रखोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। रीजन बीइंग, क्योंकि घर पे पड़े हुए पैसे के ऊपर कोई आपको इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर वो पैसा आप मार्केट में लेकर जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कुछ तो वैल्यू उसकी इंक्रीमेंट होके मिलेगी। अब ये पैसा मार्केट में कहाँ जाए, किसके पास जाए? सिंपल है, एक सिस्टम ऐसा क्रिएट किया गया है जिसमें सभी लोग अपना पैसा जमा कराते हैं। उस सिस्टम में जब पैसा जमा होता है तो उसी पैसे को वो सिस्टम यूज करता है आगे उस पैसे को लेंड करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को। यानी ये जो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये एक तरह से इंटरमीडिएरी है। इसका काम क्या है? जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा सरप्लस फंड्स हैं, उनसे वो फंड्स अपने पास लेकर आना, बदले में उनको कुछ इंटरेस्ट पे करना, एक्स्ट्रा पेमेंट करना। फिर जब पैसा उनके पास इन द फॉर्म ऑफ फंड्स इकट्ठा हो गया, उसी पैसे को, यानी आपके ही पैसे को, बैंक आगे यूज करता है किसी दूसरे उस पर्सन को लेंड करने के लिए जिसके पास पैसे की कमी होती है और उसको लोन की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह से ये सर्कल चलता रहे। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? बैंकिंग सिस्टम। अब बैंक्स बहुत तरह के होते हैं। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, है ना, रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, बहुत सारे होते हैं। लेकिन उनमें से हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो आम जनता के पैसे को इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। यानी जिन लोगों के पास एक्सेस मनी है, ये उनसे वो पैसा लेता है, फिर उस पैसे को आगे लेंड कर देता है किसी दूसरे पर्सन को जिसके पास मनी की डेफिशिएंसी हो। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये वो पर्सन है जिसके पास सरप्लस फंड्स हैं, और ये वो पर्सन है थोड़ी क्रिएटिविटी करते हैं ना, ताकि डिफरेंशिएशन पता चले। ये वो पर्सन है, एक तरह से बिजनेसमैन, जिसके पास फंड्स की डेफिशिएंसी है, कमी है। अब ये सरप्लस फंड्स डेफिशिएंसी के पास जाएंगे तो इनका काम भी बनेगा और इनका काम भी बनेगा। लेकिन ये करता कौन है? ये हमारा कमर्शियल बैंक करता है। अब नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, सिर्फ कमर्शियल बैंक ही नहीं है वो बैंक जो सरप्लस फंड्स एक्सेप्ट करता है और फिर उन्हीं फंड्स को आगे लोन के रूप में ग्रांट कर देता है। सिर्फ कमर्शियल बैंक नहीं करता है, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का भी यही काम है। जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं, वो भी तो ऐसे ही करते हैं ना। मेरे पास सरप्लस फंड है तो मैं डिसाइड करूंगा मैंने बैंक में रखना है या फिर स्टॉक मार्केट में लगाना है। और स्टॉक मार्केट का भी यही काम है, वो भी इंटरमीडिएरी है। स्टॉक मार्केट भी आपके सरप्लस को आगे लेंड करता है उन बंदों को जिनके पास पैसे की कमी होती है।
को अपना बिज़नेस एक्सपैंड करना है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए वो और रिसोर्सेज़ को रेज़ करते हैं, ठीक है? तो कमर्शियल बैंक्स क्या हैं? कमर्शियल बैंक ही वो एक इंटरमीडिएरी है, वो एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो सरप्लस फंड्स को एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉज़िट्स, फिर उन्हीं डिपॉज़िट्स को आगे लेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन टू द पर्सन हू रिक्वायर्ड। तो व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक? ध्यान से देखो, कमर्शियल बैंक क्या है? Commercial banks are the financial institutes which accept deposits from the public and grant loans as per the requirement of the customer. यानी मेन हाइलाइटिंग पॉइंट क्या है? ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो पैसे में डील करता है। ये ऐसा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और उन्हीं डिपॉजिट्स में से लोन ग्रांट करता है एज पर द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये जो कमर्शियल बैंक है, इसके फंक्शंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्राइमरी फंक्शन एंड दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। यानी हम कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी मतलब मेन फंक्शन, जिसके लिए कमर्शियल बैंक एस्टेब्लिश हुए थे, और कमर्शियल बैंक इसीलिए एस्टेब्लिश हुए थे ताकि वो सेविंग्स एक्सेप्ट करें, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करें और उनको आगे ग्रांट करें। तो प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ? 2 ही, फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा ग्रांटिंग लोन्स। यही इनके 2 मेन फंक्शन हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन क्या है? अदर फंक्शंस, अगर बैंक ये सेकेंडरी फंक्शन ना परफॉर्म करे तो भी वो बैंक ही कहलाएगा, क्योंकि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है और लोन ग्रांट कर रहा है। जो मेन फंक्शन है वो तो वो कर ही रहा है। बाकी के फंक्शंस वो चाहे ना करे फिर भी वो बैंक बैंक ही कहलाएगा। लेकिन फिर भी अदर फंक्शंस बैंक परफॉर्म करते हैं, जैसे चेक फैसिलिटी, ड्राफ्ट फैसिलिटी, ट्रांसफर फैसिलिटी, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, लोकर फैसिलिटी, या फिर और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, है ना? तो ये सब आ जाता है सेकेंडरी फंक्शन। तो व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक? सिंपल, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। क्या लिखा है जल्दी से रीड कर लेते हैं। One of the primary function of commercial bank is to accept the deposits from the public. Public can deposit their savings in these banks for safety and extra earnings. They can deposit their amount for some fixed time called as fixed deposits, checkable deposits और नॉन चेकेबल डिपॉजिट। मतलब जब वो पैसा जमा कराते हैं ना, तो उनके पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं। वो 4 तरीके से पैसा जमा करा सकते हैं। पहला फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सेकंड recurring deposits, third current account deposits और फोर्थ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। डिपेंड करता है कि किस नेचर ऑफ आपने अपना अकाउंट ओपन करना है उसके अकॉर्डिंग। इसमें से ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं और जो रेकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड होते हैं। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आपके चेकेबल डिपॉजिट्स में काउंट किए जाते हैं, जिसको आप जब मर्जी चाहे जब जरूरत हो निकाल सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांसिंग लोन्स। इसको भी एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। अनदर प्राइमरी फंक्शन, ये भी प्राइमरी फंक्शन ही है, ऑफ द कमर्शियल बैंक इज टू एडवांस लोन आउट ऑफ देयर डिपॉजिट्स टू देयर कस्टमर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये उनको लोन देते हैं। मोस्टली अ कमर्शियल बैंक ऑफर लोन फॉर प्रोडक्टिव पर्पस ओनली along with collateral security। नॉर्मली बैंक्स कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखते हैं, कुछ सिक्योरिटी मांगते हैं, फिर ही लोन ग्रांट करते हैं। बहुत कम चांस है कि बिना सिक्योरिटी के लोन दिया जाए, और मेजरली जो लोन है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए दिया जाता है, नॉन प्रोडक्टिव नहीं, जैसे शादी है या इन सब चीज़ों के लिए लोन कम दिया जाता है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ जाता है वेरी वेरी वेरी, जितना मर्जी बार वेरी लगा लीजिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसके ऊपर बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन या फिर डायरेक्टली 4 मार्क क्वेश्चन आ सकता है।
अगर हम पास्ट 10 पेपर्स उठाएँ तो 6 बार तो ये टॉपिक पूछा गया है, 4 बार कुछ और टॉपिक पूछ लेते। तो एक ये टॉपिक और इस चैप्टर में एक और टॉपिक है, वो है टूल्स ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन और ये दोनों टॉपिक इंटरलिंक्ड हैं। क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, कौन करता है और क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, क्रेडिट क्रिएशन को रोकता कौन है। तो क्रेडिट क्रिएशन करता है हमारा कमर्शियल बैंक। अब क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है वो समझते हैं। देखो हमारी इकोनॉमी में 3 ही मेजर सप्लायर हैं मनी के। गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है आरबीआई को, आरबीआई गवर्नमेंट की अथॉरिटी को फॉलो करते हुए करेंसी प्रिंट करता है और कमर्शियल बैंक्स के थ्रू वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ये 3 ही अथॉरिटीज हैं। इसमें से जो कमर्शियल बैंक है ना वो मेन एक लीडिंग रोल परफॉर्म करता है क्योंकि वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन। और इसी के थ्रू जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी करेंसी की सप्लाई मार्केट में भेजी गई। अब जो कमर्शियल बैंक है इसके पास करेंसी को इशू करने की या करेंसी को प्रिंट करने की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ये मार्केट में मनी की सप्लाई को इफेक्ट कर सकता है। कैसे? बाय ग्रांटिंग लोन्स। अब आपको ना प्रोसेस पता होना चाहिए कि बैंक लोन ग्रांट कैसे करता है। ठीक है, तो मान लो ये एक बंदा है, ये एक पर्सन है। ठीक है, चुन्नू नाम है इसका। ठीक है, तो चुन्नू, इस चुन्नू को अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए एक लोन की रिक्वायरमेंट है। मशीनरी परचेज करनी है, इसने कुछ भी परचेज करना है, इसको लोन चाहिए। तो ये अपने बैंक के पास जाएगा। ठीक है, सो ये गया अपने बैंक के पास, ये रहा इसका बैंक। ठीक है, तो इसको चाहिए था 5 लाख का लोन। तो ये अपने बैंक के पास गया कि भाई मेरे को 5 लाख चाहिए। बैंक ने इसे 5 लाख रुपीज कैश प्रोवाइड कर दिया। सच में सोचो, ऐसा होता है क्या? मैं बैंक से लोन मांगने गया, बैंक ने 5 लाख रुपए मेरे को कैश पकड़ा दिया, ये लो लोन, 4-5 साल इस्तेमाल करो, बाद में वापस कर देना विद इंटरेस्ट, ले जाओ। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये प्रोसेस ऐसे वर्क नहीं करता है। करता क्या है बैंक? अब ध्यान से सब। बैंक कहेगा आपको 5 लाख का लोन चाहिए। ठीक है, आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर देना है, बैंक अकाउंट नंबर। बैंक ये पैसा उस बैंक अकाउंट में डाल देगा। मान लो आपका बैंक अकाउंट किसी दूसरे बैंक में या फिर सेम बैंक में भी है, तो बैंक ने आपको ये जो लोन का पैसा देना है ना, बैंक ये घुमा फिरा कर आपके अकाउंट में डाल देगा। 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए, अब आप इसको यूज करो। यानी बैंक के पास जो 5 लाख रुपए डिपॉजिट्स किसी के आए हुए थे, मान लो आपके 5 लाख आए हुए थे बैंक के पास, बैंक ने वो पैसा मेरे को दे दिया। मतलब आपको जब ज़रूरत होगी आप विथड्रॉ करवा सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक के पास रिजर्व्स रहते हैं। आपको बताया था ना, बैंक को 2 तरह के रिजर्व्स मेंटेन करके रखने होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, हर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा कराता है, कुछ पोर्शन अपनी टोटल कैश डिपॉजिट का और कुछ पोर्शन वो अपने पास रखता है सेल्फ। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो 5 लाख दिया उसी में से मेरे को मिल गया। मतलब आपका भी उसमें हिस्सा था। आपने 5 लाख जमा कराया, किसी ने 2 लाख, किसी ने 1 लाख, किसी ने 10 लाख, उसमें से मेरे को 5 लाख चाहिए था, तो बैंक कहता ठीक है मिल जाएगा। अब ये बैंक जो है ना कभी भी लोन की अमाउंट कैश में प्रोवाइड नहीं करता है। ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होती है। अकाउंट टू अकाउंट का मतलब है कि बैंक कहेगा चुन्नू जी, हाँ जी, बैंक कहेगा चुन्नू जी आपको 5 लाख रुपए मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं, फिर आपको जो मशीनरी चाहिए वो आप ले लेना, या फिर ये मैं 5 लाख रुपए उस वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं जिससे आप मशीन ले रहे हो। बात तो एक ही है। यानी घुमा फिराकर पैसा रहेगा बैंकिंग सिस्टम में ही, इन कैश कभी प्रोवाइड नहीं होता। तो इस तरह से बैंक जो है ना वो अपने ही इनिशियल कैश डिपॉजिट से
सेकेंडरी कैश डिपॉजिट जनरेट करता है। अब ये इनिशियल कैश डिपॉजिट्स और सेकेंडरी कैश डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। इनिशियल और सेकेंडरी, या फिर प्राइमरी कह लीजिए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन नहीं, प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अब देखो प्राइमरी डिपॉजिट्स कौन से हैं, जो आप सब लोगों ने पैसा बैंक में जमा कराया। मान लो आप सबका 10 लाख रुपए बैंक के पास पड़ा हुआ है। इस 10 लाख में से बैंक 20% रिजर्व करके रखता है पैसा, यानी 2 लाख रुपए वो अपने पास मेंटेन करके रखता है कि अगर कोई पैसा निकालने आ गया, मांगने आ गया, तो बचे बैंक के पास 8 लाख रुपए। इस 8 लाख में से मेरे को 5 लाख का लोन चाहिए। होगा क्या, ये जो इनिशियल डिपॉजिट्स हैं, इसी में से मेरे को 5 लाख का लोन मिला, और ये लोन मेरे को कैश में तो मिला ही नहीं, ये 5 लाख रुपए वापस बैंक में जमा हो गए, जिसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। इसका मतलब अब बैंक के पास वो 10 लाख रुपए के 10 लाख रुपए पूरे हैं, क्योंकि बैंक ने कैश तो दिया ही नहीं। बैंक ने तो आपको एक अमाउंट क्रेडिट कर दिया आपके अकाउंट में या फिर वेंडर के अकाउंट में कि मैंने आपको 5 लाख रुपया दे दिया। अब आप धीरे-धीरे करके ये 5 लाख रुपए वापस करोगे बैंक को। तब तक बैंक अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए सेकेंडरी डिपॉजिट्स दिखाएगा। लोन की अमाउंट जो आपको मिलनी थी, लेकिन आपने बैंक में ही जमा करवाई है। क्यों? क्योंकि बैंक कभी भी कैश तो देगा ही नहीं आपको। तो इस तरह से बैंक के पास अब टोटल डिपॉजिट्स कितने हो गए, 10 लाख प्लस 5 लाख 15। तो इस तरह से जो कमर्शियल बैंक है ना, मार्केट में मनी की सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आपके पास पैसा है, लेकिन पैसा नहीं भी है। पैसा कैसे है? आपके अकाउंट में तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन कैश में नहीं। आप चाहो तो बाद में कैश में विड्रॉ करवा सकते हो, लेकिन वापस तो करना पड़ेगा ना आपको वो बैंक को। इसलिए बैंक कैश इश्यू नहीं कर सकता, लेकिन रीजनरेट कर सकता है, मार्केट में सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। तो अब देखें क्या लिखा है इस सिस्टम में जो हमने समझा। Commercial banks are not the issuer of currency, so they can only create the flow of money by granting loan to the different parties as per their requirement. कमर्शियल बैंक कभी भी करेंसी को इशू नहीं कर सकता, लेकिन वो मार्केट में मनी की सप्लाई को क्रिएट कर सकता है बाय ग्रांटिंग लोन टू द डिफरेंट पार्टीज एज पर द रिक्वायरमेंट। जिसको जितने की जरूरत है उतना पैसा उसको दे दिया जाएगा। अब ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है, ध्यान से देखो। When a commercial bank grants loan, then they maintain a cash reserve. जब भी ग्रांट किया जाता है लोन, तो एक तरह से आप ये कह लो कि मेंटेन किया जाता है कैश रिजर्व, जो मैंने अभी आपको बताया। मतलब जो बैंक्स हैं वो डायरेक्टली इन कैश नहीं प्रोवाइड करते। जो भी उनके पास इनिशियल प्राइमरी डिपॉजिट्स आते हैं, उसमें से पहले कुछ हिस्सा तो रिजर्व करके रखा जाता है। 10 लाख में से 2 लाख रखा, 8 लाख बचा। अब इस 8 लाख में से लोन की रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है, डील किया जाता है। यानी इन शॉर्ट, कमर्शियल बैंक अपने डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए बेसिक कैश कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखता है, बाकी पैसा वो यूज करता है फॉर द क्रिएशन ऑफ मनी सप्लाई। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, while granting the amount of loan, bank does not grant the amount of loan in the form of cash, rather they only reflect the amount of loan in the account of their customer so that customer can use it. वो लोन कभी भी कैश में नहीं देता, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करता है, यानी पैसा घूम घुमा कर बैंकिंग सिस्टम में ही रहता है। In this way, the credit facility can be used by the customer by withdrawing amount of loan in the form of check, and that amount come back again to the banking system in the form of new deposits. वो पैसा बार बार बैंकिंग सिस्टम में ही डिपॉजिट होता रहेगा, इस तरह से मनी क्रिएशन होती रहेगी। अब इनिशियल एक बार डिपॉजिट से कितनी बार मनी क्रिएशन होएगी, ये डिपेंड करता है रिजर्व्स के ऊपर। क्योंकि देखो सिंपल है, मैंने आपको एग्जांपल दी। मान लो इनिशियल डिपॉजिट्स 10 लाख है, 10 लाख में से 20% आपने रिजर्व करना है, यानी 2 लाख रिजर्व हो गया। 8 लाख आप लोन दे सकते हो, आपने 8 लाख का 8 लाख लोन दे दिया। ये जो 8 लाख का लोन दिया आगे बैंक के पास वापस आएगा। ये फर्स्ट राउंड ऑफ डिपॉजिट है, जिसको इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं। इसके बाद वाले सारे राउंड सेकेंडरी राउंड कहलाएंगे। सेकेंडरी राउंड में सेकेंडरी डिपॉजिट कितने आए, 8 लाख, क्योंकि 8 लाख का जो लोन दिया वो पैसा बैंकिंग सिस्टम में ही वापस आ गया, 8 लाख रुपए। अब इसका 20% 1.6 लाख, और यहाँ पर बचा 6.4 लाख। तो 1.6 लाख रिजर्व करना पड़ेगा, 6.4 लाख फिर हम किसी को लोन दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। यानी जितना ज्यादा आपका ये रिजर्व होगा,
उतनी ही लोन की अमाउंट कम होगी। रिजर्व ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा सँभाल के रखना पड़ेगा, लोन कम देना पड़ेगा। लोन कम देंगे तो सेकेंडरी डिपॉज़िट्स कम जनरेट होंगे, सेकेंडरी डिपॉज़िट्स कम जनरेट होंगे तो मार्केट में मनी क्रिएशन स्लो होगी। तो इन शॉर्ट आपकी मनी क्रिएशन हाई होगी या लो होगी, ये डिपेंड करता है आपके रिजर्व्स के ऊपर। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है। मान लो इनिशियल डिपॉजिट्स थाउजेंड्स हैं और बैंक 20% रिजर्व्स मेंटेन करता है, तो फिर आपका एट द एंड टोटल डिपॉजिट्स कितना जनरेट होगा, यानी एक बार के डिपॉजिट से, ये तो प्राइमरी डिपॉजिट है ना, ओरिजिनल डिपॉजिट 1000 है, बाकी ये जो आया ये सब सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं जो पहले के डिपॉजिट के कारण अपने आप जनरेट हो रहे हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा सर? ऐसे तो हम कैलकुलेट करते-करते टेबल बनाते-बनाते थक जाएँगे। इसको फाइंड करने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है। उसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला। अभी बताते हैं। ये तो समझ आ गया ना? 1000 में से 20% मतलब ₹200 रिज़र्व में जाएँगे, 800 का लोन दिया जाएगा। जो 800 का लोन होगा, वो बाद में मार्केट में फिर से बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा। उसका 20% फिर रिज़र्व, फिर 160 का लोन। फिर 640 का जो लोन आएगा वो फिर से बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट, 128 का रिजर्व, 512 का लोन, लोन फिर से बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा, फिर उसका रिजर्व मेंटेन, फिर लोन, फिर ये लोन ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन लास्ट कहाँ तक जाएगा? सिंपल है, इसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है? दो फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर नहीं, मल्टीप्लायर आपका एक और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं उसको, ये मनी मल्टीप्लायर है। दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम है, वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है 1 अपॉन रिजर्व। बस आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में 1 अपॉन रिजर्व, रिजर्व कितना 20%, परसेंट का मतलब 100 होता है। 0 से 0 कट 2 और 5 टाइम्स, यानी आपकी मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी 5 टाइम्स। इनिशियल डिपॉजिट अगर 1000 हैं तो वो 5 गुना बढ़ जाएंगे, यानी इसके राउंड्स चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे और लास्ट तक ये कितनी वैल्यू देके जाएगा? 5000। 5000 का 20% यानी 1000 आपका रिजर्व में रहेगा और 4000 मार्केट में घूम रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ लोन। सेकंड फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अमाउंट ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अब सिंपल है, अमाउंट ऑफ मनी मल्टीप्लायर दो तरीके से फाइंड की जा सकती है। एक, जो इनिशियल डिपॉजिट्स हैं, जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू, आंसर आ जाएगा। इनिशियल डिपॉजिट्स कितने हैं? 1000 और मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है? 5, तो आंसर आ गया 5000। अगर फिर भी आपको फॉर्मूला लर्न करना है इसका, तो फॉर्मूला है प्राइमरी कह लीजिए या फिर इनिशियल डिपॉजिट्स कह लीजिए, डिवाइडेड बाय रिजर्व, तो भी आंसर आ जाएगा। कैसे? प्राइमरी डिपॉजिट्स कितने हैं? 1000, रिजर्व कितने हैं? 20%, 0 से 0 कट 2 से ये 5000। तो इस तरह से ये आपका आंसर है। यहाँ पर हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज गिवन है, एक बार जल्दी से इसको भी रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या होता है? अभी बताया। प्राइमरी डिपॉजिट्स आर कैश डिपॉजिट्स विच द कमर्शियल बैंक्स with the commercial banks by the people. They are the primary deposits which people submitted to the commercial bank in the form of initial deposits. These are the part of total demand deposits of the bank. Secondary deposits are those deposits which arises on account of loan by the bank to the people. ये वो डिपॉजिट्स हैं जो लोन के रूप में वापस बैंकिंग सिस्टम में ऐड हो जाते हैं। These are also a part of total demand deposits of the bank. ये भी डिमांड डिपॉजिट के पार्ट हैं। नेक्स्ट आ जाता है मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। तो प्रोसेस वही है जो अभी आपको बताया, फॉर्मूला आपको बता दिया, 1 अपॉन कैश रिजर्व या फिर
अगर अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो फिर इनिशियल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व। अब हमने देखना मनी मल्टीप्लायर को क्या-क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। कब मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा हो सकता है 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, कब ये बहुत कम हो सकता है 0, 1, 2 कब? कैसे? सबसे पहले फर्स्ट इफ़ेक्ट है रिजर्व्स एंड डिपॉजिट्स। रिजर्व्स एंड डिपॉजिट्स का मतलब है कि हर बैंक को मिनिमम कितना रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है एज़ पर द लीगल रूल्स, और उसके साथ-साथ बैंकिंग सिस्टम में कितना इनिशियल डिपॉजिट आ रहा है उसके ऊपर। तो ये तो 2 मेन फैक्टर है ना, कितना पैसा बैंक के पास डिपॉजिट्स के फॉर्म में इनिशियली आया और कितना पैसा उसमें से रिजर्व करके रखना है। ये 2 मेन फैक्टर हैं जो मनी क्रिएशन को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर रिजर्व्स, ध्यान से समझना, अगर रिजर्व्स हमें ज़्यादा मेंटेन करने होंगे, तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि हम लोन नहीं दे पाएँगे। अगर इसके ऑपोजिट रिजर्व्स कम होंगे तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा। ऐसे ही अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें, अगर बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो बैंक ज़्यादा लोन दे सकता है ना, तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज़्यादा। अगर डिपॉजिट्स कम, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम। अच्छा, अब ये जो आपके रिजर्व्स हैं, इसको हम कैश रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। तो एक ही बात है, रिजर्व्स ज़्यादा होंगे तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। तो इफ इट इज़ हाई देन देयर विल बी अ डिक्रीज इन द मनी मल्टीप्लायर। उसी की तरह डिपॉजिट्स के बारे में बता दिया। डिपॉजिट्स बैंकिंग सिस्टम में मनी को क्रिएट करने में मदद करते हैं। अगर मनी डिपॉजिट्स कम होगी, कम डिपॉजिट्स होंगे तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगा। तो वो इसी एक पॉइंट को 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट एंड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए।